अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर हक़ाइक़ बताने पर लगातार हुकूमत की जानिब से दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं, यानी ईडी की जानिब से जो भी सच्ची खबर बताते हैं या हुकूमत से सवाल करते हैं उन पर, उनके ऑफिसों पर छापे मारे जा रहे हैं। ऐसा ही वाक़या गुजरात में और उत्तर प्रदेश में जोरों से चल रहा है। भास्कर नामी एक अखबार जो लगातार कोरोना को लेकर और जिस तरह से कोरोना को लेकर जितने लोग मरे हैं और जिस तरह की साजिशें रची गई है उसको उजागर किया जा रहा था, और जिस तरह से पानी में बहकर लाशें आई थी और कई लाशों को जलाया गया और हुकूमत उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसी बात को भास्कर नामी अखबार ने उछाला और मंजर-ए-आम पे लाया, तो उनके ऑफिस पर छापे मारे गए ईडी की जानिब से। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि अगर हक़ाइक़ बताएंगे तो आपके ऑफिस पर छापा मारेंगे। लेकिन डरना उसको है जो करप्शन में मुब्तला है, जो गोदी मीडिया है और जो काले धंधे करता है। हक़ की आवाज़ उठाने को और उठाने वाले को डरने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे कामों से हम डरने वाले भी नहीं। बहरहाल, इसी बात को लेकर सीनियर सहाफ़ी एनडीटीवी इंडिया के जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो ठीक बात नहीं। आने वाला वक्त और भयानक होगा, लेकिन अब कुछ ही लोग बचे हैं जो हक़ बताने वाले हैं और हुकूमत से सवाल करने वाले हैं। लेकिन ये तादाद और भी बढ़ेगी। जितना ये लोग दबाएंगे उतनी ही सच बोलने वाले जर्नलिस्ट सामने आएंगे और इनकलाब आएगा। ये सारा माजरा देखते हैं। रिपोर्ट चलाइए कि गौ रक्षा, गौ के लिए जो चारागाह की जमीन गायों के लिए दी गई थी उन जमीनों पर कब्जा हटाया जाए, वो राजनीति कीजिए ना। हर बात में मेरा आईटी सेल प्रचार करता है, तरह तरह की चीजें बनाता है, लोग पूछता है आपके खिलाफ वायरल हो रहा है। मैं क्या करूं भाई, एक अदना से पत्रकार के पीछे सरकार लग जाए, इतना बड़ा आईटी सेल लग जाए, पॉलिटिकल पार्टी लग जाए, उसके लाखों समर्थक लग जाएं, मैं जिंदा हूं यही बहुत है। आप लोगों की दुआ से मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आप जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए। ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में, ये जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। ईडब्ल्यूएस वाले भी समझ लें, जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं चलेगा कि 17 सितंबर को नौजवान प्रदर्शन कर रहा है नौकरी के लिए तो न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे हैं। हाँ शेखर गर्ग साहब, मैं किसी क्रांति की आशा नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं नौजवानों को ये मेरी बात सुनकर धर्म जाति पर ही वोट देंगे, कहीं भी किसी भी चुनाव में, मुझे पता है। लेकिन मेरा काम है सही बात कहना, मैं कहूंगा। ये बात आप किसी चुनाव के संदर्भ में नहीं देख सकते। मैं 2017 से अकेला इन सवालों को उठाते आ रहा हूं। उसके पहले मुझे इसका नहीं, इनको परवेज साहब को डिप्रेशन क्यों हो रहा है, मैं तो रास्ता बता रहा हूं परवेज साहब, मुझे तो डिप्रेशन नहीं हो रहा है। अब कोई कह रहा, अविनाश कह रहे हैं कि रेलवे को 866 करोड़ रुपए आ गए 2017-18 में फॉर्म से। मुझे पता नहीं, हिसाब मुझे जोड़ना नहीं आता, मैं अक्सर गलती कर देता हूं। तो इसलिए आप सब काबिल लोग हैं, आपको खराब एजुकेशन सिस्टम देकर कम काबिल बनाया गया है। किसी ने लिखा है वियतनाम सरकार ने भी 10,000 दिया है सबको, यहां देखिए 500 और 2,000 देकर ही गुणगान गा रहे हैं सब। तो आप करें। शेष नारायण साहब कह रहे हैं नेपाल से हैं, वहां से मेरा न्यूज देखते हैं। नमस्कार शेष नारायण जी, क्या बात है, कोई वियतनाम से, कोई लंदन से और कोई कनाडा से आ गया। उड़न तश्तरी भी जी भी हैं हमारे साथ। खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाएंगे गाय को सब्जी भाई। ऐसी व्यवस्था हम कर सकते थे। उसके चारागाह की जमीन ही हम रखते, उसमें हरी हरी घासें होती तो हमारी गाय खा के मजा आ जाता, स्वस्थ दूध मिलता हम सबको। तो इसलिए बहुत सारे नौकरी के सवाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके कौशल, अच्छी शिक्षा से जोड़कर देखिए, वरना आप सब बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।
ये आईटी सेल वाले बदल कर चले जाएंगे जो आपके व्हाट्सएप में भेजते हैं। आपके व्हाट्सएप में इस तरह की अफवाहें आए तो समझिए कि कोई आपको इसी लायक समझता है। यह आपका अपमान है। आपकी नौकरी के साथ इस दौर में जो 6 साल में मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। स्वरोजगार किया जा रहा है। जो कहने वाले लोग, उनको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग स्वरोजगार करते हैं इस देश में। सिर्फ 10% लोग हैं जो फॉर्मल नौकरी पे हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है नियमित, अच्छी सैलरी वाले 7 से 10% हैं। पढ़िए इस किताब को, पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारे लेख हैं। बेरोजगारी की दर जब 45 साल में सबसे अधिक हुई तो डेटा ही गायब कर दिया गया, अदल बदल के लाया गया, कहा नहीं हमने कुछ पैमाना बदला है। अब 17% बेरोजगारी है। 17-18 में ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार कम हो गए। तो लगातार रोजगार कम हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं उसमें सैलरियां कम हो गई हैं। क्या आपको अंदाजा है कि किस तरह की तबाही आने वाली है? तो आपके माँ बाप हों, आप हों, जितना नशा आपको धर्म की राजनीति में करना है कर लीजिए। वक्त अब आपको नहीं मिलेगा, वक्त गुजर गया। अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे जिस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। मामूली, राज्यों के पास पैसे नहीं हैं, सैलरियां अब नहीं मिलेंगी समय पर। तो आप देख लीजिए, हमारा क्या है, हम तो गाली सुनते रहते हैं, आप सुनाते रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या है। मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी परेशानी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पर मैं बड़े फलक पर देखता हूँ तो ऐसा कोई तबका नहीं मिलता है मुझे जो परेशान नज़र ना आ रहा। आपकी जवानी है साहब, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कितने क्वालिटी के लोग हैं। मान ले मुझे तो 4-5 शिक्षक मिले थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कैसे बदली? उन्होंने मुझे अच्छी किताबें दी, उन्हें मुझे पढ़ना सिखाया, वरना मैं रट रहा था किताबों को। मैं नहीं समझता था कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 4-5 टीचर ने मेरे पूरे क्लास के लड़कों को बदल दिया और वो सब अच्छी नौकरी में गए, अच्छे काबिल लोग बने। लेकिन आपका गणित भी बहुत अच्छा है, नैसर्गिक रूप से आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत व्यवहारिक चीज़ें आती हैं, लेकिन आपने 3 साल का जो बीए में एडमिशन लिया उसी में आपका कबाड़ा कर दिया गया। चाहे आप इंजीनियरिंग में गए हों, चाहे आप उसमें गए हों, और फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी गई।